हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और जिसके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्लास 8th का सेल बायोलॉजी। ओके, और सेल बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट प्लस इसके अलावा सेल साइज, सेल शेप क्या होती है, इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा सा सेल के अंदर कूद करके देख लिया था कि हाँ भाई ये बाउंड्रीज हैं इसकी, है ना। और आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेल बायोलॉजी का तीसरा वाला लेक्चर है और जिसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सेल बायोलॉजी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से और कितनी बार इस वाले साइन से मुखातिब करा चुका हूं, वो है हमारा टेलीग्राम। ओके, और टेलीग्राम को आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों की जो भी आपकी क्लासेस है, अगर 7th क्लास है, 8th क्लास है, 6th क्लास है, 9th क्लास है या 10th क्लास है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कोड रहेगा। और उस कोड को आप जैसे ही टेलीग्राम पे डालेंगे तो आप लोगों के लिए वहां पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। उन सैंपल पेपर्स की आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और कार्डिनल प्रॉमिस कर रहे हो, क्योंकि कार्डिनल प्रॉमिस में हम एक ही बात कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा आज सेल बायोलॉजी की तीसरी क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और मेरी जो है लाइव क्लासेस प्लस इसके अलावा और भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी जो भी रिलेवेंट क्लास है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 6 क्लास के लिए। ओके, और 6 क्लास का जो कोर्स है यहाँ पे आपको 9000 में अवेलेबल है बेटा। जिससे आपकी जो भी क्लास है आप वहां पे स्क्रॉल करोगे, वहां पे 6 to 10th क्लास आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप वहां पे जाओगे तो आप लोगों को सभी चीजें देखने को मिलेगी। प्लस जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा और उस पेज के खुलने के बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ऑफर है। वो ये कि आप लोगों के लिए 30% डिस्काउंट है। वो कैसे, वो ऐसे भाई साहब कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे प्राइस नजर आ रही होगी कोर्स की 9000, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो VR लाइव, भाई हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जीवित हैं, हम लाइव हैं, लेकिन ये मेरा कोड है VR लाइव। अगर आप इसको जैसे ही एक्टिव करोगे यहां पे तो आप लोगों को डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 30% का डिस्काउंट मिलने के बाद में आप लोगों को डायरेक्टली 2700 कट होकर के ये जो कोर्स है 6300 में, ओनली 6300 में अवेलेबल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को क्या करना है, VR लाइव कोड अप्लाई करना है। और जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आप लोगों को यहां जो टेलीग्राम पे, वहां पे तो ओनली सैंपल क्वेश्चंस हैं बेटा, इसके अलावा और भी प्रैक्टिस मटेरियल है, जैसे कि स्टडी मटेरियल की अपन बात कर सकते हैं, लाइव क्लासेस की अपन बात करते हैं, होमवर्क चेकिंग है। एक तरीके से मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट आप लोगों के साथ में रहेगा। टेंशन वाली बात नहीं, आप कभी भी कुछ भी कमेंट करेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। ओके, और अगर आप जैसे ही बाय पैकेज पे करेंगे तो बाय पैकेज पे एक और आपके लिए पेज खुलेगा बेटा। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग वगैरह आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे नंबर है, इन नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। ओके, एक बार फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट देख लो। ओके, आपकी जो भी रिलेवेंट क्लास है उस रिलेवेंट क्लास के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जो भी वहां पे कोर्सेज का जो भी प्राइस रहेगा
जितना भी आपका प्राइस है उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल करके आपका कोर्स आपके पास में आ जाएगा। ओके, और यहां से आप लोगों के लिए एक कॉल आएगी, उस कॉल के हिसाब से आपके पास में स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएगा। ओके, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए यहां पे नंबर है बेटा 9549041111। फिर भी देख लीजिए। ओके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलें, आप लोगों को सिंपली टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप यहां पे आएंगे 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है उस हिसाब से आपको चूज करना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली एक नया पेज खुल जाएगा हमारे पास में, और जैसे ये वाला पेज खुलेगा अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, कोड यूज करना पड़ेगा। ओके, और कोड जैसे आप यूज करेंगे आप लोगों के लिए डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा बेटा, और आप इजीली बाय पैकेज पे जाइएगा, और बाय पैकेज पे जाने के बाद में क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से जो आपको सूटेबल लगे, जैसी आपकी सुविधा हो उसी हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए नंबर लिखे हुए हैं ही सही, ठीक है ना। चलें, चलो तो ठीक है। तो भाई साहब हम लोगों ने 8th क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी के 2 लेक्चर ले लिए हैं, और दोनों लेक्चर हमें समझ में नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, है ना। भाई समझ में क्यों नहीं आएंगे यार, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है ना, और जब ये इस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं ना भाई साहब तो मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो आप लोगों को अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है हमारी सेल बायोलॉजी की 3rd क्लास है। और मेरी बात सुनना, मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लासेस के अंदर बहुत ही अंदर का ज्ञान दिया था, ठीक है। अंदर का ज्ञान मतलब ये कि वो क्वेश्चंस कहीं लिखे हुए नहीं है, लेकिन उनको क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक बार सामने लेकर के आ गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई ये वाला चैप्टर में और कहां रिलेवेंट करूंगा, कहां कहां ये हमारा रेफर होगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के लिए भी बोला था कि भाई हम इस वाले बात, ये वाली बात वहां पर भी एज इट इज बोलेंगे, ये बात भी मैंने आप लोगों को कही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो 8th क्लास है ना भाई साहब, इसके सभी चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अगर हम कोई भी चीज को स्किप करेंगे, कह रहे यार इसको तो छोड़ देते हैं उसमें देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अरे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे कैसे पढ़ पाएंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये तो बैस है ना हमारा, सीधी सी बात है। जब ये बैस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो वहां पे तो फिर हम एक ही बात कहेंगे कि हमने वहां पे भी पढ़ा था, तब आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है हम लोगों को कि हाँ भाई हम लोगों ने इसको वहां पे भी एक बार देखा था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का 3rd चैप्टर, थर्ड लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कार्डिनल प्रॉमिस, ये तो भैया ईमानदारी से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो मैं किसी भी फॉर्म में या किसी भी रूप में नहीं छुड़वा सकता। कार्डिनल प्रॉमिस करिए फटाफट से, कर लो भैया। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture. I promise to listen complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Proper notes बनाने हैं, proper तरीके से lecture को सुनना है, और smart student बनने से भाई साहब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन, जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था सेल हिस्ट्री, सेल की डिस्कवरी, और बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि यार साइंटिस्ट क्या क्या मान्यता रखते थे और कैसे कैसे उन्होंने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था सेल की बाउंड्री के ऊपर देखा था ना, ये जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। याद रखो मैंने आप लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। सेल वॉल की बात करता हूं तो सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो किन किन में प्रेजेंट होती है,
अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हमने कितना डिटेल में पढ़ा था। ओके, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट 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 आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे उस दिन, फटाफट से उन क्वेश्चंस को निकालता हूं मैं। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सेल साइज वगैरह देख चुके हैं, सेल शेप भी देख चुके हैं। ठीक है, फटाफट से मैं अपने टॉपिक पे आता हूं बेटा। ओके, रिवीजन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि भाई इनको एक बार देख लेना। ठीक है, देखने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखना है। आप कहो कि सर गुरुजी जो कहेंगे वही हम करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। देखने से मतलब मेरा ये है कि जो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो उन क्वेश्चंस को आपको करना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार मैंने कहा कि सर आप ही ने कहा सर देखना है, ऐसा नहीं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहां पे आ रखा है वो क्या है, वो है व्हाट इज अ सेल। शॉर्ट आंसर, सेल के बारे में कुछ बताओ यार। अब इतना तो आइडिया लग गया होगा कि सेल के बारे में हमसे अगर नींद में भी पूछा जाए ना तो हम इजीली बता सकते हैं। बताओ फटाफट से, आप लोगों के पास में कुछ टाइम देता हूं मैं, फटाफट से बताओ फिर। बताओ बेटा, सेल के बारे में एक छोटा सा नोट्स नहीं दे सकते आप? बताओ, हद मचा रखी है यार, हद मचा रखी है। ये लो, अगर हम बात करें सेल की, तो सेल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लाइफ फंक्शंस, बिकॉज हम जानते हैं, वी नो दैट कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम ये भी जानते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सब सीधी सी बात है, बिल्कुल 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 सीधी सी बात है। नेक्स्ट वही चीजें यहां पे लिखी है, न्यूट्रिशन की हम बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, रेस्पिरेशन की, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो छोटा सा हम ये आंसर लिख सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के आएगा स्कूल में, और स्कूल में आएगा तो ये 2 या 3 नंबर में आएगा। ओके, 2 और 3 नंबर आपको ले लेने हैं। ठीक है, एक भी नंबर कटा मतलब सोच लो अब आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेल्यूलर मेम्ब्रेन। हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन के अलावा हमने और क्या देखा था बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखा था क्या? क्या ये सभी अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीजें हैं? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ। अरे भाई कुछ भी नहीं, सीधी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे प्लाज्मा लेमा का नाम लिया जाए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम लिया जाए, चाहे सेल मेम्ब्रेन का नाम लिया जाए, एक ही बात है। वही चीज यहां पे लिखी है, द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका जो रिलेशन होता है अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ होगी तो अंदर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंसेस। सीधी सी बात, कैसा सब्सटेंसेस है? जेली लाइक सब्सटेंस है, पानी जैसा होता है और कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है ना। अब हम बात करते हैं, इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, अंदर का ऑर्गेनल या अंदर की मटेरियल की अगर अपन बात करें उसको सेपरेट रखती है ना, दूसरी भी तो सेल है भाई। सेल के पास में सेल, सेल के पास में सेल, सेल के पास में सेल, इस तरीके से बहुत सारी सेलें होगी, मतलब बहुत सारी सेल्स हो गई है ना। अब वो सेल्स होने के बाद में क्या बना रही है? टिश्यू बना रही, खत्म बात। बात समझ में आ गई? इतना सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये भी हमारा 2 से 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, देखो वो क्वेश्चंस हैं, अगर इनके बारे में हमें आइडिया है ना तो इनसे जो कम लेवल के क्वेश्चन है उनके आंसर तो हम इजीली दे सकते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल। अरे यार क्या बात कर दी इन्होंने, बताओ
यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और बचपन से लेकर के आप चाहे 55 तक के हो जाओ यही टाइप है, ठीक है। और अगर काउंटिंग के हिसाब से बात करेगा तो यूनिसेल्युलर है और मल्टी सेल्यूलर है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये लो बताओ, क्या बात कर दी इसने, मतलब हमें तो कुछ समझता ही नहीं है, हद मचा रखी है भाई। एक बार बताओ, साइटोप्लाज्म के बारे में आप लोग नहीं जानते हो क्या? बहुत अच्छे से जानते हो यार, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, और जेली लाइक सब्सटेंसेस के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल है, सेल के पार्ट्स है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम और गोल्ची अपैरेटस, सब इसी के अंदर तो रखे हुए हैं, सभी इसी के अंदर तो अरेंज हैं इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के फादर की अगर अपन बात करते तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का नाम सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, याद है ना? लिविंग सेल और डेड सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने तो क्या किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक जो साहब थे, बहुत सीधे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। मुश्किल से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बस इससे ज्यादा का लेवल नहीं है इन क्वेश्चंस का, ओके। फटाफट से देखो, अभी तो आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है यार, अभी तो कुछ नहीं, अभी तक तो मैं ही आपको लोगों को आंसर बताता आया हूं, और अभी तक आप लोगों से मैंने कुछ नहीं पूछा। हो गया? हो गया होगा यार, अब तो हो गया होगा भाई। हो गया क्या? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, देखिए। एल्गी आर सिंगल सेल यूकेरियोटिक प्रोड्यूसर्स, lots of people confuse them with bacteria, but of course bacteria are prokaryotic, सही बात है। prokaryotic मतलब primitive nucleus, so they are quite different. Which of the following groups is actually the best fit for algae to be included in? बताइए फटाफट से इसका आंसर। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए यार, एल्गी के बारे में हम लोग जानते हैं, मैंने अच्छा एक चीज और आप लोगों को फिर बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके आप लोगों के बायोलॉजी में बहुत अच्छा चैप्टर है, ओके। माइक्रो बायोलॉजी करके बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब बताओ फटाफट से किससे रिलेटेड है? अरे यार एल्गी की बात बता रहा हूं, एनिमल, प्लांट, फंजाई, आर्किया। देखो एनिमल्स की अगर अपन बात करते तो एनिमल पूरा का पूरा एक किंगडम है। प्लांट की अगर अपन बात करते तो प्लांट के अंदर एल्गी भी आती है, फंजाई भी आती है। फंजाई की अगर अपन बात करें ये तो खुद एक टाइप है। आर्किया की अगर अपन बात करते तो आर्किया बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू contain DNA, however unlike eukaryotic cells the DNA is not inside of mitochondria, chloroplast, ribosome, nucleus। अच्छा एक काम करता हूं, रुको। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ऐसा मत करो यार, do contain DNA, however unlike eukaryotic cells the DNA is not inside of a mitochondria, chloroplast, ribosome and nucleus। अरे भाई हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होते हैं? अरे भाई इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल सेल्स यूकेरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो हैव सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। बताइए फटाफट से, सभी सेल्स के पास में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब सेल वॉल तो किसके पास में होगी? ओनली प्लांट सेल के पास में होगी। याद करो मैंने 2 स्टार भी लगाए थे और बताया था जो सेल वॉल होती है वो ओनली
प्लांट सेल के पास में होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं या सेल प्लाज्मा लेमा की बात करूं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये सभी में अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। बात समझ में आ गई ना? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 4th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कुड हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी आज और भी डिटेल में मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब प्रैक्टिस के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो हमने जो है फर्स्ट के 3 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ लिए हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन को मैं अभी रहने देता हूं, आप लोगों के भरोसे छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सभी हम आज ले लेंगे और इसको हम पिछली क्लास में ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आज पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये कल कवर हो चुका था हमारी पिछली क्लास के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये भी अभी कवर हो जाएगा बेटा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आ जाइए फटाफट से। देखो, लेकिन उससे पहले जो बच्चे आज मेरे साथ में नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा, या उन लोगों को थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है, हम लोगों ने देखा था बेटा ओनली सेल का डिस्कवरी देखी थी, और सेल की डिस्कवरी के बाद में हमने सेल साइज, सेल शेप वगैरह के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने ये देखा था कि ये स्पर्म सेल है, और स्पर्म सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, अरे ह्यूमन की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। बात समझ में आ रही है? स्पर्म सेल। मैंने ये भी कहा था ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट जो हम वहां पे आप लोगों को सेल नजर आ रही है, यहां पे आप लोगों को जो सेल नजर आ रही है, ये है हमारे न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल होती है। कौन सी सेल होती है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये पूरी की पूरी सेल है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी सेल शेप, जो कैसी है? डिस्कोइडल है। देखो आपको आरबीसी से नजर आ रहे हैं ना, डिस्कोइडल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सेल होती है, और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ये क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है, जो छोटे बच्चों में निमोनिया वगैरह हो जाता है ना, वो है ये। ओके, माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आ गई? क्या आगे बढ़ सकता हूं? फटाफट से देख लो, रिवीजन वाला चैप्टर है बेटा। नेक्स्ट, यहां पे कुछ साइंटिस्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। साइंटिस्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। देखो, इन्होंने ही सेल का पूरा जिम्मेदारी उठाई थी। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, इन्होंने बताया कि सेल स्मॉलेस्ट पार्ट है भाई साहब। क्या बताया? स्मॉलेस्ट पार्ट है। और इन्होंने जिसकी डिस्कवरी की थी वो थी कौन सी सेल? डेड सेल थी। बात समझ में आ गई ना? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ सेल की डिस्कवरी कर दी। सेल की डिस्कवरी के बाद में ये जो दोनों के दोनों थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी को दिया था, एमजे स्लाइडेन और टी स्वान। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह गए थे, जब इनको बुलाया गया कि चलो ठीक है, आपने सेल थ्योरी तो दे दी, अब सेल थ्योरी भी दे दी तो हमें ये भी बता दो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के जवाब ये जीनियस नहीं दे पाए। ठीक है, तो इन जीनियस के नहीं देने की वजह से मार्केट के अंदर एक और साहब आए थे, उनका नाम भी रॉबर्ट ही था, लेकिन इनका नाम था रॉबर्ट विर्चो। क्या था? रॉबर्ट विर्चो। रॉबर्ट विर्चो ने जैसे ही मार्केट में आया, तहलका मचा दिया। बिल्कुल भाई साहब, इतना खतरनाक तहलका, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कि जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करती है उसी सेल से नई सेल आती है। बस इन्होंने ये बताया और मार्केट के अंदर छा गए। एक सेल यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये प्लांट सेल है बेटा, एक्टाबुलेरिया। ठीक है, चले आगे। चलिए ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट से देख लो। एक तो होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए, प्लस इसके अलावा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना? मैं बाद में भी इनको वापस लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा तो आप लोगों को देखना है, देखने के साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी। चलो ठीक है, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा
इंपोर्टेंट, ये भाई साहब आप लोगों को पहले बता दूं मैं, ये जो न्यूक्लियस है ये बायोलॉजी का न्यूक्लियस है। आप लोग बोलोगे सर केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, लेकिन मैं तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, बायोलॉजी के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। अब बायोलॉजी की न्यूक्लियस की अगर अपन बात करते हैं तो भाई साहब इसको कहा जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। सेल के बिल्कुल मिड पार्ट में होता है, जो सारे के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है। ये सबसे बड़े साहब होते हैं किसके, सेल के। नेक्स्ट हमारे पास में आता है न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेल्यूलर एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हेडक्वार्टर है, कि मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, क्या, ब्रेन ऑफ द सेल। भाई हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। उसी तरीके से क्या कह सकते हैं अपन, सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, न्यूक्लियस ही तो है। बात समझ में आ रही है ना, वो क्या है, न्यूक्लियस ही है। नेक्स्ट हम बात करें, एक और रोबोट साहब आगे। अभी तक हमने 2 रोबोट को पढ़ चुके हैं। पहले रोबोट थे हमारे रोबोट हुक, नेक्स्ट रोबोट हुए हमारे रोबोट विर्चो। एक और रोबोट साहब आए हमारे, वो है रोबोट ब्राउन। क्या है, रोबोट ब्राउन। अब ये रोबोट ब्राउन जो थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, न्यूक्लियस की, सेल की नहीं। सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी, और 1831 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। कैसा होता है बेटा, प्रिमिटिव होता है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे यार। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक की अगर अपन बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल न्यूक्लियस जो होता है, एक्चुअल न्यूक्लियस जो होता है वो किसके पास में होता है, वो यूकैरियोटिक सेल्स के पास में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब हम, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके चलें, ऐसा नहीं है कि यूनिसेल्यूलर के पास में नहीं होता है। यूनिसेल्यूलर कई बार एग्जांपल्स में आप लोगों के पास में आएगा, मैं आपको लोगों को आगे भी बताऊंगा, यूनिसेल्यूलर में भी होता है। चले आगे, चलो ठीक है। स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो आप लोग, भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात देखना आप, ये पूरी की पूरी एक सेल है। बात समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को एक्चुअल में भी बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर अपन देखें तो ये एक पूरी की पूरी सेल है ना, ये एक पूरी की पूरी सेल है। और उस सेल के अंदर क्या है, अरे भाई बाहर की तरफ तो क्या होगी, सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। बात समझ में आ रही है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म जब होगा तो उसके अंदर ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई। और इसके चारों तरफ भी तो, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ भी तो वॉल होगी ना यार, इसकी भी वॉल, तो उसे हमने क्या कहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियर सेप या कैरियोलिम्फ। नेक्स्ट हम बात करें, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये तो ध्यान ही है कि भाई हम लोगों की जो शक्ल वकल है या हम लोगों के जो हाव भाव हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से मिलते और जुलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो फिर कोई ना कोई चमत्कार हुआ हो, कुछ ना कुछ उस टाइम पे कोई ना कोई आकाशवाणी हुई हो भगवान की दया से कि भाई ये बच्चा जो है अपनी आंखों से ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर वो तो जो आकाशवाणी हो जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो हम नॉर्मली होते हैं। हमारी जो है आंखें वगैरह, अगर हम बालों वगैरह की बात करें, हमारे हाव भाव की बात करें, हमारी शक्ल की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा से मिलती जुलती है, या हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है, हमारे घर के मेंबर से मिलती जुलती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है भाई साहब, उसका रीजन ये थर्ड वाला। यार ये नाराज क्यों हो जाता है हमसे यार, आओ नाराज नहीं होते। ओके, ये क्रोमेटिन
मटेरियल की बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए वगैरह, सारे की सारी चीजें अभी देखेंगे अपन। ओके, सब क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि हमारे हाव भाव या हमारी शक्ल या हमारी आंखें या हमारे बाल हमारे पेरेंट्स से क्यों मिलते जुलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से। न्यूक्लियोलस, अब एक बार बताओ, सेल को जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूक्लियोलस। बात समझ में आ गई। जो सेल को कंट्रोल कर रहा है, जो सेल को कंट्रोल कर रहा है वो तो न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है वो न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स वगैरह। इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर जो आप लोगों को चीजें नजर आ रही वो है हमारी न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट से देखो बेटा, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया। इसकी तरफ से भी बेफिक्र हो जाओ। इसका अटैचमेंट हमेशा किसके साथ में रहेगा, न्यूक्लियस के साथ में रहेगा, और इसे कहा जाता है ER। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरह के कोई सल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे होके पढ़ना है, ऐसे पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं पढ़ना कि सर ये क्या चीज है, ऐसा नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, ये कुछ नहीं है, ये सीधा सा ER है। क्या है ER? ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये क्या बला है, आगे देखेंगे ना यार, टेंशन वाली बात नहीं है, आगे देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, अब आप लोगों को दिमाग में ये चीज आएगी कि साहब हमें न्यूक्लियस समझ में आ गया, न्यूक्लियस के साथ में न्यूक्लियोलस भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, और ये चीज भी समझ में आ गई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम सेल को 1 बाउंडेड, 2 बाउंडेड, नॉन बाउंडेड के अंदर डिवाइड करेंगे ना, वहां पे हमें ये चीजें इजीली समझ में आएगी। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो ठीक है, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, एनवेलप जो बाहर की तरफ की बाउंड्री, अरे यार एक बार बताओ, सेल की जो बाउंड्री है उसको हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही कहा ना हम लोगों ने। उसी तरीके से सेम केस किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। तो न्यूक्लियस के केस में हमने क्या कह दिया, जो बाउंड्री है बाहर की तरफ, न्यूक्लियर एनवेलप, वही चीज है। नेक्स्ट हम बात करें, अब सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और उस साइटोप्लाज्म को हमने यहां पे क्या कह दिया बेटा, वो है हमारा न्यूक्लियस शेप। ओके, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर सेप। बात समझ में आ गई ना, वही चीजें यहां पे लिखी, फटाफट से देखते चले जाओ यार। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुगेदर रेफर्ड टू एज न्यूक्लियर एनवेलप। कोई बड़ी बात नहीं कही इन्होंने, जो बात हमने छोटे रूप में कही है, इन्होंने क्या करा, उसको बड़े रूप में कह दिया, और कुछ नहीं। न्यूक्लियर सेप की अगर अपन बात करते हैं, क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड मटेरियल। अरे तो भैया मैं इतनी देर से ये तो ये कह रहा हूं ना कि जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, और क्या, वही चीज इन्होंने क्या करा, बहुत अच्छे शब्दों के अंदर यहां पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, और मैंने आप लोगों को एक समझने वाली लैंग्वेज के अंदर बता दिया। क्रोमेटिन मटेरियल की अगर अपन बात करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बार फिर, अभी तक मैंने कहीं पर भी स्टार मार्क नहीं किया, वापस मैं यहां पे आकर के स्टार मार्क कर रहा हूं, और जहां जहां मैंने स्टार मार्क करा है वहां वहां से क्वेश्चन आया है अभी तक, आप लोगों को इतना भी बता दूं मैं, ठीक है। वापस यहां पे देखना, क्रोमेटिन मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं, इट अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस as fine filaments termed as chromatin fibers। DNA बात समझो, DNA। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, देखो अभी आप लोगों की नजर यहां से इधर नहीं होनी चाहिए, अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इधर ही रखनी है। बात समझ में आ रही है ना, अभी हमें अपनी नजर यहीं पे रखनी है। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, न्यूक्लियोलस, अब मैंने आप लोगों को बताया था भाई सेल के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा ना यार। अब न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियोलस का। जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर,
बिल्कुल मिड में होगी, सीधी सी बात है ना। इसे क्या कहा है हम लोगों ने, न्यूक्लियोलस कहा है। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो इसके अलावा आप लोगों को मैट्रिक्स नजर आ रही है जो डीएनए प्रिपरेशन में वर्क करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन क्राइस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फिब्रिल्स विच आर joined to the nuclear envelope by their ends. These maintain the shape of nucleus. बिल्कुल सही बात है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि इधर वाली बात हमारी पूरी हो चुकी है, इसमें किसी तरह का कोई संकट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाइए आप लोग, ये आप लोगों को न्यूक्लियस मैं तीसरी बार बता रहा हूं, उसकी स्ट्रक्चर को एक बार वापस तीसरी बार बताना जा रहा हूं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी सेल की प्रोसेसिंग हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। कंटेन करता है किसको, डीएनए को। यहां पे एक छोटी सी लैंग्वेज लिख दी उसने, क्या, क्रोमेटिन मटेरियल, और यहां पे सिंपल सा डीएनए। बात समझ में आ गई ना। कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट यहां पे जो लिखा हुआ है, सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल मेम्ब्रेन भाई, फर्स्ट वाली मेम्ब्रेन, सेकंड वाली मेम्ब्रेन, मतलब दो बाउंड्री होगी और कुछ नहीं। डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है। ओके, ज्यादा घबराने की बात नहीं कि सिर्फ डबल मेम्ब्रेन नया वर्ड आया, अरे यार एक मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन, कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी। डबल कोटिंग कर दी, खत्म बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजुअली द इजीएस्ट ऑर्गेनल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप। इजीली आप देख सकते हो, लेकिन आपको किसकी जरूरत रहेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। यूजुअली 1 पर सेल। भाई दिमाग तो एक ही होगा, सीधी सी बात है। अगर दो दो दिमाग हो जाएंगे तो कंट्रोल कैसे हो पाएगा, सही बात है कि नहीं। ये अलग सोच रहा है, वो अलग सोच रहा है, और दोनों ने अगर मान लीजिए अलग अलग सोच लिया तो चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो एक सेल के अंदर एक ही होगा भाई, डिसीजन भी तो लेना है ना, उस हिसाब से होता है। चलो फटाफट से आगे देखेंगे, फिर एक बार देख लो बेटा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं यार। इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, बहुत ही प्यारा। अगर मान लीजिए 3 नंबर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, स्कूल वाले बच्चे के लिए कह रहा हूं, तो बस और बस इतना लिख देना है, कोई नंबर नहीं कटेगा। 2 से 3 नंबर के अंदर ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर सफिशिएंट है। डायग्राम बना दो भाई, एक टीचर को डायग्राम चाहिए होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए बस, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं किसकी, अगर 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है ना भाई साहब, तो आप लोगों को पूरा का पूरा ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना बहुत जरूरी, ये तो कंपलसरी हो जाएगा, न्यू मान लो आप लोग, ठीक है ना। 5 नंबर के अंदर तो इतना लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, अगर आंसर बढ़िया नंबर लेने हैं तो। ओके, अब इसमें प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस आएंगे भाई, इसका क्या काम है, डीएनए कंटेन करता है, किसको कंट्रोल करता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बता सकते हो, बताओ। अबे यार कितनी सिंपल सी बात है। एक बार बताओ, तुम्हारी जो शक्ल है तुम्हारे मम्मी पापा से मिल रही है तो क्यों मिल रही है, सीधी सी बात है। मम्मी पापा से गुण आए तभी तो तुमसे मिल रही है ना यार, सीधी सी बात। अब इसमें इतना सोचने वोचने वाली बात क्या आ रही है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, चलो ठीक है। फंक्शंस की अपन बात करते हैं। देखो फंक्शंस में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करने का काम करता है। इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। भाई राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोटीन फैक्ट्री अगर, अबे यार एक बार बताओ, प्रोटीन अगर नहीं बनेंगे तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जान कैसे रहेगी, तो प्रोटीन वोटीन भी तो बनना जरूरी है ना। तो सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। बात समझ में आ रही है, फटाफट से देखो यार। अब इतना मतलब, ये तो मतलब है ना, है अपने आप लिखने वाली बात है। देखो फटाफट से, इतना सिंपल मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं आगे जो क्वेश्चंस दूंगा ना, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन is concerned with the transmission of hereditary traits from one generation to another generation. Okay, सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। अब आप कहोगे सर ये नीचे वाला डायग्राम थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर दीजिए। ये लो भैया, मैं जानता हूं आप लोगों की आत्मा की शांति के लिए
प्लस मेरी भी आत्मा की शांति के लिए कि नहीं ऐसा नहीं यार मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये भी बता देता हूं। शांति होना बहुत जरूरी है। ओके, कोरोना चल रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब, शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैनिक नहीं होना है। ओके, अगर कुछ हो भी जाए तो सीधी सी बात है डॉक्टर को जाकर के सलाह लेनी है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने एक डायग्राम और दिया है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग लो भाई साहब, आप लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। वाह, टीचर देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे को इसकी नॉलेज है, बहुत अच्छे से है, इसने सीधी सी बात लिख दी क्या कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती, खत्म। बताओ, अपने आप समझ जाएगा टीचर, यार टीचर पढ़ा लिखा है, सीधी सी बात है, समझ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन आप लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिए, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वाह क्या बात है। नेक्स्ट, स्टोर करता है हेरिडिटरी इनटू डीएनए इंफॉर्मेशन वगैरह। मैक्स, आरएनए और प्रोटीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या कहा भाई, प्रोटीन, राइबोसोम्स, मैंने आप लोगों को बताया ना, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, और प्रोटीन फैक्ट्री है तो क्या बनेगा, प्रोटीन वगैरह बनेंगे, ठीक है ना। सेल टाइप की अगर अपन बात करते तो यूकेरियोटिक हो, और नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल। बात समझ में आ गई होगी, चलें आगे। चलो ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो ये कि सर कभी तो डीएनए बोला जाता है, कभी जीन बोला जाता है, समझ में नहीं आता है ये वर्डिंग क्या है, ये वर्डिंग क्या है भाई साहब। तो आ जाओ फटाफट से अपन देखते हैं पहले जीन के बारे में। इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, 5 नंबर अगर आपको लेने हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, प्लस इसके फंक्शंस भी लिखने हैं। ओके, 2 नंबर में आप ये भी लिख सकते हो, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये भी लिख सकते हो, ये और ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों के पास में बहुत सारे रास्ते हैं, कौन सा आंसर किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को समझा चुका हूं। और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए, वो ये कि 3 रोबोट हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दोगे। तीनों रोबोट का नाम, प्लस तीनों रोबोट ने क्या क्या डिस्कवरी करी और कब कब की, ये सभी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे फटाफट से। ओके, 3 रोबोट हैं सेल के अंदर, 3 रोबोट कौन कौन से वो आप मुझे बताओगे, कौन कौन से डिस्कवरी करी वो आप मुझे बताओगे, और ये बताओगे कि कौन कौन से ईयर में की थी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए ठीक है, जिनकी अगर अपन बात करते हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इन बायोलॉजी अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मीनिंग सीधी सी बात डीएनए और आरएनए। क्या है, डीएनए है और आरएनए है। बात समझ में आ गई ना, डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना हुआ है क्या, जीन। बात समझ में आ गई, डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना हुआ है। दैट एनकोड्स द सिंथेसाइज ऑफ जीन्स प्रोडक्ट्स ईदर RNA or protein during gene expression. The DNA is first copied into RNA. The RNA can be directly functional or be the intermediate template for a protein that perform a function. ये छोटी सी लैंग्वेज है, इससे के बाद में जीन के बारे में अपन और भी जानकारी लेंगे, तो ध्यान सुनना। जीन जो है ये भी वही काम करते हैं जो डीएनए। अरे यार एक बार बताओ, अ यूनिट ऑफ डीएनए क्या है, अ यूनिट ऑफ डीएनए, इसको जीन कहा गया है। तो जब डीएनए कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंटेन कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की इंफॉर्मेशन को, तो सीधी सी बात है तो जीन भी तो कंटेन करेगा ना भाई, इसी की तो यूनिट है। बात समझ में आई नहीं आई, जीन जो है किसकी यूनिट है, डीएनए की तो यूनिट है। अब इसमें इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज और क्या हो सकती है बताओ। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जीन की बात की जाए डीएनए वगैरह की, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज रहता है। मैंने बच्चों से कई बार ये चीज देखी है, वो एक ही बात कहते हैं, सर कभी डीएनए कहा जाता है, कभी आरएनए कहा जाता है, कभी जीन वगैरह कहा जाता है। अरे भाई, यूनिट ऑफ डीएनए जो है वो है जीन, और जीन जो है क्या करते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई भाई। हमारी जो शक्ल है या हमारा जो चेहरा है या हमारे जो आंखें हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार मम्मी का कलर और पापा का कलर की जो आंखें होती है वही कलर हमारी आंखों का होता है, ठीक है। या फिर मम्मी की आंखें अगर मान लीजिए ब्राउन है तो हमारी आंखें भी कई बार ब्राउन हो जाती हैं।
तो वो चीज जो कंटेन करने का काम कर रहा है, वो चीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रही है, वो कौन है? जीन ही तो कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीन्स। अरे यार, जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीन्स आर सेक्शन ऑफ डीएनए। अब देखो यार, आप लोग मतलब है ना, अब अगर कंफ्यूज होगे ना तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने एक बात तो वहां पे समझा दी, एक बार फिर समझा रहा हूं, वो ये कि जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए। क्या है? जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट फंक्शन लाइक मेकिंग प्रोटीन। अब इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, इससे ज्यादा सिंपल कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती कि जिसके आधार पे अपन समझ सकें। ठीक है, चलूं आगे। वेयर इज जीन फाउंड? बताइए फटाफट, जीन्स कहां पे मिलेंगे? न्यूक्लियस। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? डीएनए तो है, और डीएनए क्या है? अरे यार, अ यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए? ये लो, और आगे आप लोगों के पास में, जीन्स कंटेन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए इज इन जीन्स। डीएनए जो है वो जीन्स के अंदर है। जीन्स आर ओन क्रोमोसोम्स। अब आप बोलोगे सर ये क्रोमोसोम्स नया वर्ड आया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा। जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे, और जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे ये वाला वर्ड पढ़ेंगे। टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, क्रोमोसोम्स हम कहां पढ़ेंगे? सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, डीएनए किससे मिलकर के बना हुआ होता है? देखो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एडेनाइन है, थाइमीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूं मैं आज, फटाफट फटाफट देखते चले जाओ। देखो पहले, फिर मुझे बताओ कहीं कहां पे क्या प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम्स नंबर आप लोगों को पता होगा, क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिनके पास में कमी है, क्रोमोसोम्स नंबर उतने ही रहते हैं। मुझे लगता है आज आप लोग जो है न्यूक्लियस के आगे नहीं जाने दोगे मुझे, न्यूक्लियस ही है भाई। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन ह्यूमन? बात समझने की कोशिश करना। क्रोमोसोम्स हिंदी में कहा जाता है इसको गुणसूत्र। भाई सभी आदमियों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब आप 9th क्लास के अंदर आ जाओगे, या फिर जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिनोट किया जाता है 2n से। किससे? 2n से। तो 2n का मीनिंग क्या है? 2n का मीनिंग है मेरे भाई 46, क्रोमोसोम्स नंबर इज 46। और जब n की बात की जाएगी तो यहां पे क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? आधे, 23, क्योंकि सेल डिवीजन होगा ना, 23 इधर से आएंगे, 23 मदर से आएंगे, मदर और फादर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ फटाफट से? जाइगोट बनेगा ना यार। टेंशन वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा अपर लेवल ले सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर में एक बार वापस आप लोगों को बताऊंगा। ओके, वेयर इज आरएनए फाउंड? आरएनए कहां मिलेगा बताओ फटाफट। भाई डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, although it is usually synthesized in the nucleus। अब आप लोगों को न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि डीएनए, आरएनए, जीन्स और जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। प्लस इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स है, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, उसके सिंथेसाइज में कितना अहम रोल होता है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, इसके आगे की जो बात है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो जो चीजें हम लोगों ने कंट्रोल कर, जो जो चीजें हमने कवर कर ली हैं आज, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को देखने।
एक टॉपिक हमारा दो टॉपिक हमारे आज बच गए हैं, एक तो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट। उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और इसके अलावा सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपकी जो भी रिलेवेंट क्लास है उस क्लास के हिसाब से आपको पैकेज ले लेना है और मेरा वाला कोड अप्लाई करके क्या करना है, 30% डिस्काउंट ले लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।